स्टार्ट है स्टूडेंट्स। अपने जो लास्ट में बात करे तो हमने बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, कि आंतरिक संरचना किडनी की हमने बात की थी। किडनी में 2 पार्ट्स की स्टडी कर ली थी हमने, कि किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर हमने तो बात की थी वलकुट की, या बात करें हम कॉर्टेक्स, एक ही बात की मध्यांश की, मेडुला की, ये बात हमने कर ली थी इस पे। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये किडनी है, ये पार्ट तो कौन सा है, मेडुला वाला पार्ट है, और ये इसके बाहर वाला पार्ट कौन सा है, कॉर्टेक्स या वलकुट वाला पार्ट है। कि वलकुट वाले पार्ट की बात करें या कॉर्टेक्स वाले पार्ट की बात करें, हम कॉर्टेक्स और मेडुला पे बात कर रहे हैं हम। तो मेडुला के अंदर क्या होगा, इसके जो एक से इंटरनल स्ट्रक्चर होगी इस मेडुला के अंदर, एक तो स्ट्रक्चर होती है मेलपिगी की, कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें, इसमें मेलपिगी की स्ट्रक्चर की मेलपिगी की बात करें हम। अब मेलपिगी के अंदर अगर इस इंटरनल स्ट्रक्चर में चलें तो उसको मैंने आपको बताया था, इसकी यूनिट्स होती है जो इंटरनल किडनी की, या हम इंटरनल इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो वो होती है नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स के बाद की बात करें हम तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट क्या था, मेलपिगी इनटू बॉडी। मेलपिगी, बाद में पार्ट आया था इसका एक नेक का, ग्रीवा, मेलपिगी। नेक के बाद में आता आपका हमारे एक समीपस्थ, कुंडलित नलिका या प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। उसके बाद एनलेस लूप या हेनले का लूप। हेनलेस लूप। उसके बाद में आता है हमारे दूरस्थ कुंडलित नलिका, या बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। बाद में एक हमारे कलेक्टिंग ट्यूब या संग्रह नलिका, या हम बात करें कलेक्टिंग ट्यूब। इतने पार्ट्स की हम स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी हम कर चुके थे मेलपिगिन की, कि मेलपिगिन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो आपको याद हो बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट, एक था हमारा ग्लोमेरुलस या केसिका गुच्छ, या हम बात करें केसिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल और केसिका गुच्छ है, वो है सिर्फ मेडुला पार्ट में प्रेजेंट है। और इस मेडुला की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, कि यहाँ से मैंने बताया यहाँ से कुछ ट्यूब्स निकलेगी, वो कौन सी यहाँ पे संग्रह करेगी, मैंने आपको बताया केल्विस, यहाँ से भी निकलेगी। अगर हम सिर्फ एक टीएस को, एक अनुप्रस्थ काट की बात करें हम किसके, मेडुला की, तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलते वो हम अभी चेक करते हैं।
ये पार्ट हमने कल इसके बारे में बात कर ली थी, और यहाँ पे था हमारा एक ग्लोमेरुलस। ये सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर सिर्फ किसकी एक पार्ट है, ये पूरा पार्ट एक मेडुला का पार्ट है, कि मेडुला के अंदर इतने एक स्ट्रक्चर, एक मेडुला की पूरी किडनी के अंदर एक नहीं होता है, किडनी के अंदर से बहुत से होते हैं, कि दो किडनी बहुत से होंगे, ये इसलिए बने कि ये एक मेडुला का पार्ट आया था यहाँ से, जिसमें फिर से आपको बता दूं, जैसे ये है ना, ये एक मेडुला का पार्ट के अंदर है, फिर ये एक यहाँ से और होगा, फिर एक यहाँ से और होगा, तो ये से निकलेगा, जैसे यहाँ से ट्यूब आएगी, ये यहाँ से आएगी, संग्रेनल आएगी, इतनी इधर की साइड जाएगी, ये ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे इस पार्ट का ये हो गया, इस पार्ट का यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, इस पार्ट का ये पार्ट हो जाएगा, बहुत से पार्ट्स होते हैं, ये से इधर वाली साइड में लगेंगे, ठीक है। ये आपका एक सिर्फ मेडुला का पार्ट है, और इसका एक कुछ भाग क्या होता है कि कॉर्टेक्स में चला जाता है, किसके एक दो भाग, जैसे ये था ना कॉर्टेक्स वाला भाग, तो यहाँ से कुछ नलिकाएं निकलती है, इसकी निकलती है, जैसे दूरस्थ कुंडली नलिका है और ये समीपस्थ कुंडली नलिका है, ये क्या होती है, यहाँ से निकल जाती है ऐसी, और ये किसके भाग में चली जाती है, फिर कॉर्टेक्स पार्ट में चली जाती है, कि कनेक्ट तो मेडुला पार्ट से ही रहती है, तो चली किस में जाती है, ये इस कॉर्टेक्स वाले या वल्कुट वाले भाग में भी ये चली जाती है, ठीक है। आपके मेरे को कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, सबको गुड इवनिंग, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी, कि ग्लोमेरुलस की बात की हमने कल बात कर ली थी लास्ट क्लास में, और बोमेन की बात कर ली। अब बात करते हैं हम सिर्फ नेक की, कि ग्रीवा की बात क्या, कि नेक वाला पार्ट होता है वो इतना ही होता है, सिर्फ ये लो, नेक या ग्रीवा, इसके अंदर आपके दिया हुआ है कि ये बोमेन की संपूर्ण पीछे एक पार्ट है, देखो ये किसे पीछे का भाग है, आगे का भाग नहीं, आगे के अंदर भाग के अंदर क्या होता है, इसके ये स्ट्रक्चर रहती है, आपने देखी भी होगी, ये लो, ये क्या, देखो अगर हम बात करें अभिवाही धमनी या अपवाही धमनी की, अभिवाही धमनी क्या होती है, अपवाही धमनी क्या होती है, तो इसके अंदर बात करें हम, तो अभिवाही धमनी तो वो होगी जो ब्लड को लेके आएगी, अभिवाही धमनी, और एक अपवाही होती है जो ब्लड को लेके जाएगी, तो जैसे एफेरेंट की बात करें या अभिवाही धमनी की, जैसे ये होती है, एफेरेंट एट्रियोल्स, एट्रियोल की एट्रियोल्स, एफेरेंट, ये क्या होता है, इसकी डायमीटर, इसकी चौड़ाई क्या होती है, इससे ज़्यादा होती है, किससे, एफेरेंट की, एफेरेंट एट्रियोल की। देखो चौड़ाई, अगर एक ये नलिका हो हमारे पास, एक ये नलिका हो, तो अगर हम लिक्विड की बात करें, पानी की बात करें, इस नलिका में पानी ज़्यादा जाएगा ना इसके कंपेयर में, हाँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, इसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसमें प्रेशर कम लगेगा, दाब इसमें अधिक लगेगा, दाब इसमें कम लगेगा, पर ब्लड इससे ज़्यादा आएगा। इसके भी आपके इसमें कितना प्रेशर रहता है, इसमें कितना प्रेशर आपके मैकेनिज्म क्रिया विधि में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यह अभिवाही धमनी या अपवाही धमनी, ब्लड आएगा इस पार्ट्स में, यहां से ब्लड यहां से जाएगा, इसके अंदर प्रेशराइज होगा, ये छोटी छोटी नेट लाइक स्ट्रक्चर, तो ये जाल होता है कोशिकाओं का, ठीक है, कोशिकाओं का जाल होता है इसके अंदर, और इस जाल के अंदर क्या होती है कि ब्लड फिल्ट्रेशन हमारा होता है, कुछ पार्ट तो ब्लड फिल्ट्रेशन हो गया से वापस निकल जाता है, कुछ जो पार्ट फिल्टर होता है वो पूरा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है, वो पूरा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ से अगर हम बात करें ना, 1 लीटर वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो इस 1 लीटर का 1% भी नहीं, 0.8% लास्ट तक फिल्ट्रेशन होगा।
अगर यहाँ से 1% निकले तो यहाँ से भी क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, इसको अब्सॉर्प्शन कर लेंगे कि 1 लीटर का 0.8% हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब ये था नेक वाला पार्ट, मैंने आपको बताया कि बोमेन संपूर्ण से क्या होता है, कनेक्ट रहता है। ठीक, दूसरी बात किसका बना होता है, ये बना होता है एपिथेलियम टिश्यू का। आपको याद है 25 नंबर 25 नंबर लेसन था 11th क्लास में आपके टिश्यू वाला, शायद 25 नंबर ही था, 20 वाली सीरीज में ही था टिश्यू, हमने पढ़े भी थी। तो यहाँ पे क्या होंगे कि एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। आज पूछे नेक पार्ट किसका बना होता है, एपिथेलियम का। ठीक है, अब उसके बाद का भाग आता है जो हमारे प्रोक्सिमल का, या हम बात करें इसकी समीपस्थ की। समीपस्थ वाला पार्ट्स है, इसके अंदर क्या रहता है कि ये तो कोल्ड इसलिए बोला है कि ये कोल्ड होती है, समीपस्थ इसलिए बोला है या प्रोक्सिमल इसलिए बोला गया है कि ये किसके पास होती है, बिल्कुल बोमेन संपुट के बिल्कुल पास होती है। ठीक है, अब एक कोल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कोल्ड होने का रीजन क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि रसांकुर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, कि डायामीटर को इंक्रीज करने के लिए, डायामीटर को बढ़ाने के लिए क्या होती है, कुंडलित होती है। जैसे एक तो ये मान लो कि रस्सी है, कोई भी मान लो, कोई धागा मान लो, रस्सी मान लो, ट्यूब मान लो, ये ट्यूब मान लो, एक तो ये है, ये लो, इसको डायमीटर एक, आप इसे कोई कम से कम इकट्ठा कर सकते हो ना। अगर हम इसको लेंथ करें तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ेगी ना, उसी लिए इसको क्या किया गया, कुंडलित किया गया। आपको याद हो, हमने ऐसी स्ट्रक्चर और भी पढ़ी थी, हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके अंदर उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे, उसका भी फंक्शन क्या था कि एब्जॉर्प्शन करना, किसी पार्ट का अवशोषण करना, और इसी का भी काम क्या है, अवशोषण करना। जो पार्ट यहाँ से फिल्ट्रेशन होके आएगा ना, उसका लगभग आधे से ज़्यादा पार्ट इस भाग में क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कर लेता है ये पार्ट। और इसके अंदर क्या छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं, सब सीलिया बोलते थे। इसके अंदर सीलिया पाई जाते हैं या रसांकुर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे यहाँ से फिल्ट्रेशन होके आएगा वेस्ट प्रोडक्ट, उसको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब या अवशोषण करने का कार्य करेगा। ठीक है, ये था समीपस्थ। और इसके अंदर क्या, देखो यहाँ पे जो सेल है ना, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है इस पार्ट के अंदर। कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहने का रीजन क्या, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या, तो आपको आपने पढ़ा होगा, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि हमारी बॉडी का, हमारी सेल का पावर हाउस बोले तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि ये हमें क्या देता है, एनर्जी या ऊर्जा उपलब्ध करवाता है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं हम। तो उसी प्रकार यहाँ पे इस माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो आप तो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है, तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम चल रहा है, एक्टिव सिस्टम चल रहा है, या सक्रिय क्रिया प्रणाली चल रही है। कि क्रिया विधि कौन सी है, सक्रिय है या एक्टिव प्रोसेस है। क्योंकि एक्टिव प्रोसेस के अंदर या सक्रिय के अंदर में क्या रहती है, ऊर्जा की जरूरत रहती है। तो इस पार्ट में यहाँ पे क्या लगती है, हमारी एनर्जी लगती है। ये कौन सा प्रोसेस हो, हमारा सक्रिय प्रोसेस होगा। ठीक है, अब आगे आपके एक दिया यहाँ पे निस्संदन की 2/3 भाग पुनः अवशोषण हो जाता है। देखो अगर हम जितना भी पार्ट यहाँ से आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो ना, इसका 2/3 भाग क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कितना, 2/3, कि जितना भी एब्जॉर्ब हो रहा है या से फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसका वापस क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। और यहाँ पे छोटी छोटी नलिकाएं लगी होती हैं, जो वापस किस में मिला देगी, इसको ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर वापस इसको पहुंचाने का कार्य करेगी। ये था हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब आगे दिया हमारे एक एनलेस लूप। देखो हमने पढ़ा था एक मेल पिकी को भी क्या किया था, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक वोमेन को और एक ग्लोमेरुलस में। उसी प्रकार लूप, एनलेस लूप या लूप में एनलेस की बात करें हम, ये भी क्या था, 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। तो इधर वाला पार्ट होता है ना, जो कौन सा, जो हम बात करें समीपस्थ कुंडलित नलिका के पास में, कौन सा, समीपस्थ कुंडलित नलिका के पास में ये पार्ट होता है कौन सा, डिसेंडिंग या अवरोही।
ये पार्ट होता है इसका कौन सा, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पार्ट है जो अवरोही पार्ट है इसका, वो क्या रहता है कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और इसके आगे दूसरे पार्ट की बात करें कि हेनलेस लूप की किसी दूसरी भुजा कौन सी होती है, आरोही, आरोही भुजा, और इसे बोलते हैं असेंडिंग। ठीक है, आरोही। अब इतना याद रखना, जो समीपस्थ कुंडली नलिका से भाग है ना वो तो है अवरोही, जो दूरस्थ कुंडली नलिका से कनेक्ट रहता है वो कौन सा होता है, आरोही। यहाँ पे भी क्या था, कुछ पार्ट का फिल्ट्रेशन होता है। इसमें भी क्या है, इसमें एक पार्ट तो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एक पार्ट तो कहते हैं जल के लिए पारगम्य होता है, कि जल के लिए वाटर के लिए परमीवेबल होता है, और एक पार्ट क्या होता है, जल के लिए पारगम्य नहीं होता है, कि जल को पास आउट नहीं करता, एक पार्ट जल को पास आउट करता है, कि एक से तो जल छन जाता है, एक पार्ट से जल नहीं छनता। अगर जल यहाँ से छन जाता तो यहाँ से फिर पहुँचने की जरूरत नहीं थी, या यहाँ से छन जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर वेस्ट प्रोडक्ट बचा, यह हमारे मैकेनिज्म क्रिया प्रणाली के अंदर दिया हुआ है। और एक इसके अंदर आज पूछेगा हेनले लूप्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है। हेनलेस लूप की स्ट्रक्चर होती है यू शेप की, ये देखो यू आकृति का दिया हुआ है। दो पार्ट होते हैं, आरोही और आरोही, और डिसेंडिंग पार्ट है वो समीपस्थ या प्रोक्सिमल से कनेक्ट रहता है, और जो आरोही पार्ट है, असेंडिंग पार्ट है, वो दूरस्थ या डिस्टल से कनेक्ट रहता है। ये था आपका आगे। अब आगे दिया है आपके दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब की बात करें हम तो इसके अंदर क्या होगा कि दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये पार्ट किससे कनेक्ट रहता है, ये आरोही भुजा से कनेक्ट रहता है, ये रहा आरोही भुजा से कनेक्ट रहता है, और ये वक्र के वलकुट में स्थित होता है। देखो किस पार्ट में है, ये किडनी के कोर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट रहता है। ये मेडुला वाला पार्ट है, यहाँ से निकलकर ये कोर्टेक्स वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये दूरस्थ कुंडली का पार्ट प्रेजेंट रहता है, या डिस्टल पार्ट किस पार्ट में रहता है, इस पार्ट में। ठीक है, और इसके दिया इसके अंदर ये समान घनाकार उपकला उत्तक का, ये भी एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, इसमें सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर सूक्ष्मांकुर या सीलिया प्रेजेंट थे ना, वैसे इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इस पार्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा अब्सॉर्प्शन या अब्सॉर्प्शन की क्रियाविधि हो चुकी थी, इस पार्ट्स में नहीं होती। ठीक है, अब आगे दिया आपके संग्रह नलिका, यह हम बात करें कोलेक्टिक ट्यूब की। ये कि कोलेक्टिव ट्यूब या संग्रह नलिका क्या है। देखो हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी, हमने कल पर लास्ट क्लास में ये बात की थी किडनी की स्ट्रक्चर में, ये वाला पार्ट था। कि यहाँ पे क्या होती है, कैलविस, और यहाँ से हमारी वो एक नलिका निकलती है, यहाँ से चौड़ाई में होती है। तो यूट्रस वाली या मूत्र वाहिनी वाली बात करें हम, कि यूट्रस वाली पार्ट करें कि यहाँ से चौड़ाई, उसे क्या बोलते थे, पेल्विस। ठीक है, ये कौन सी थी, कैलविस वाली पार्ट। यही पार्ट देखो संग्रह नलिका करी है, इन पार्ट जो ये संग्रह नलिका है ना, ये पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट है। जैसे एक मेडुला है ना, ये उसी पार्ट का दूसरा मेडुला भी आ रहा है, तीसरा मेडुला का पार्ट भी बोमेन सम्पट, इसका क्या होगी, दूरस्थ नलिका यहाँ से आएगी, इधर वाले पार्ट से भी ये आएगी। तो ये क्या होगी, आपस में बात करें, ये पूरे एक नलिका बना लेगी, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगी। सबको इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बेलनी डक्ट या डक्ट ऑफ बेलनी या बेलनी की वाहिनी। और लास्ट में क्या होगी, एक बेलनी डक्ट क्या होगी, आपस में यहाँ पे स्टोर कर लेगी पूरे ब्लड फिल्टर वे प्रोडक्ट को या वेस्ट प्रोडक्ट को। और ये वाला पार्ट किस में आगे हो जाएगा, ये वाला पार्ट है जो हमारे कैलविस के अंदर प्रेजेंट हो जाता है।
पेल्विस के अंदर, सॉरी ये पेल्विस, ये कैल्विस वाला पार्ट है, ये कलेक्टिंग ट्यूब है। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस था किसका, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का। किसका था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का। अब हमारी जो क्रियाविधि चलेगी कि विसर्जन या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म एक्सक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, या हम बात करें इसकी कि इसकी क्रिया प्रणाली या क्रियाविधि या मैकेनिज्म किस प्रकार की है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें। अब इसके अंदर क्या, इसके अंदर हमारी भी क्या, इसको अगर हम बात करें कि यकृत कोशिकाओं से बने यूरिया को रुधिर द्वारा वोकरों में लाया जाता है, कि हमारी जो यकृत थी, जो लीवर की बात की थी हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था लीवर से, लीवर में क्या होता है, यूरिया, यकृत कोशिकाओं में बने यूरिया को, कि यूरिया कहाँ पे बनी थी, हमारे लीवर में, वहाँ से कहते हैं वो यूरिया किसके थ्रू आती है, ब्लड के थ्रू। ठीक, ब्लड कौन सा लेके आ रहा था, मैंने आपको बताया था ब्लड कौन लेके आ रही थी, जो मैंने आपको बताया था कि अब अविवाहित हमने लेके आ रही थी, एफरेंट लेके आ रही थी, एफरेंट एट्रियोल, तो वो वहाँ से ब्लड उसको, या हम बोलें कि यूरिन मिक्स ब्लड था या यूरिन मिश्रित रक्त था, उसको लेके आ रही थी। और पश्चिम महाशिरा से यूरिया को रुधिर से पृथक किया जाता था, कि पोस्टीरियर वेन से क्या किया जाता, क्या किया जा रहा था, यूरिन को फिल्ट्रेशन किया जा रहा था। और इससे इस प्रोसेस को, कि जैसे लीवर से यूरिया मिक्स होकर ब्लड के अंदर आई और किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होकर ब्लड वापस निकल गया, यूरिया स्टोरेज हो गई। हमारा हम क्या पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, हम चैप्टर में यही पढ़ा था कि हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट को, या जो नाइट्रोजनी प्रोडक्ट हैं उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, उसको हम अलग एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, वही हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था। तो यूरिया हमारा क्या वेस्ट प्रोडक्ट है, क्यों ह्यूमन्स के लिए बनता था, यूरिया बनता था। और कुछ हमने पढ़ा था यूरियोटेलिक या मोनोटेलिक पढ़ा, हमारे ह्यूमन्स क्या सिर्फ यूरियोटेलिक। तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड फिल्ट्रेशन हो जाएगा, और फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उससे हमारी क्या हो जाएगी, यूरिन की फॉर्मेशन या मूत्र का निर्माण हो जाता है। और इस कंप्लीट क्रियाविधि को पढ़ें, पूरे मैकेनिज्म को पढ़ें, तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर 1 कौन सा हमारा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। या परा निस्संदन, नंबर 1। नंबर 2 दिया हमारा वो कौन सा है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यहां हम बात करें तो कौन सा, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। और लास्ट वाला पार्ट है वो हमारा श्रावण या सिक्रेशन। ठीक है, इन 3 स्टेप की स्टडी करनी होगी हमें। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्संदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का तो फिल्टर करना या छानना, छानने,
की क्रियाविधि। ठीक है, जो किसी भी प्रकार क्या इसका काम क्या बोमेन संपूट छानने की क्रिया थी, वैसे क्या इसे छानने की क्या बोलते हैं, परानिस्यंदन की क्रियाविधि बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो बोमेन संपुट या वक्र नलिका थे, उससे क्या होता, सूक्ष्म छलने की भांति कार्य करता था। मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस था ये कार्य क्या कर रहा था, छानने का कार्य कर रहा था। ये सूक्ष्म या एफेरेंट एट्रियोल यूरिया रुधिर लेके आ रही थी, एफेरेंट मैंने बताया था ये वाला, और इफेरेंट फिल्टर के पार्ट को वापस लेके जो आगे बुक में दिया वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, वही रुधिर से बाहर लेके जाते थे। अब केसिका गुच्छ की कोशिका क्या होता है, इसका व्यास क्या होता है, जो ये सेल्स है ना, ये इसका एरिया, इसके डायमीटर की बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर। इतनी छोटी छोटी क्या होती है इसके स्पोर्स या छिद्र प्रेजेंट होते हैं, इसे छिद्र बोल सकते हैं, स्पोर होते हैं। और ये क्या रुधिर की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक होते हैं, और इन छिद्रों से रक्त छनकर निकल सकता है। कि जो स्पोर है ना, यहाँ से ब्लड क्या होता है, फिल्ट्रेशन होकर वापस से निकलता है। ठीक है, प्लाज्मा में घुले पदार्थ इनसे छनकर निकल सकते हैं। कि प्लाज्मा ब्लड के प्लाज्मा भी वो भी क्या होगा, यहाँ से निकल कर जाएगा। अब प्लाज्मा में क्या था, मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा में क्या था, एक तो प्रोटीन थी और एक क्या था हमारा ब्लड था, वाटर था, वो भी यहाँ से क्या होगा, निकल कर जाएगा। ठीक है, अब अपवाही धमनिका की तुलना में अपवाही धमनिका का व्यास अधिक होता है। देखो, अपवाही की तुलना में कि इफेरेंट की तुलना में एफेरेंट का, इफेरेंट की तुलना एफेरेंट का क्या है, व्यास ज्यादा होता है, ये लो डायमीटर, और इसका डायमीटर क्या है, कम, मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक, ज्यादा होता है, और अपवाही धमनिका का व्यास ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें रुधिर तेज गति से आता है और बाहर उतनी ही तेज गति से नहीं जा पाता। अब जिस स्पीड से यहाँ से ब्लड आ रहा है उस स्पीड से यहाँ से नहीं जा पाएगा। अब यहाँ से नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे प्रेशराइज होगा, दाब लगेगा। सारा इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन एक्टिविटी सारे प्रेशर या दाब पे टिकी हुई है। ठीक है, अब नहीं जा पाएगा। मनुष्य, अगर हम एक हेल्थी मनुष्य की बात करें और जो हमारी केसिका गुच्छ है या ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर कितना प्रेशर लगता है, ग्लोमेरुलस हाइड्रो प्रेशर या जीएचपी कितना होता है, ग्लोमेरुलस हाइड्रो प्रेशर की बात करें कितना होता है, 70 mmHg। ठीक है, होता है। और केसिका गुच्छ में रुधिर कणिकाएं एवं रुधिर प्रोटीन गुलित कोलाइडिक कण नहीं छन पाते हैं। कि केसिका गुच्छ में क्या होते हैं, इसके अंदर जो प्रोटीन पार्ट है, और नॉर्मल 70 mmHg पे ये क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाते। क्या होंगे, कौन कौन से पार्ट नहीं होंगे, रुधिर प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन, रुधिर में गुलित कोलाइडिक कण, कुछ कोलाइड्स पार्ट होते हैं जिसमें फिल्ट्रेशन नहीं होगी। कोलाइडिक पदार्थ रुधिर में विपरीत, अब जैसे इसके अंदर आएगा ना कि इसका अंदर क्या था, 70 mmHg था, इसलिए इस फिल्ट्रेशन में काम नहीं करे। जिस प्रेशर से ब्लड आ रहे हैं उसके विपरीत भी क्या होगा, यहाँ से ब्लड आए वापस क्या होगा, जैसे कोलाइडिक कण है, जो कोलाइडिक पार्ट्स हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, प्रेशर लगाते हैं। कितना लगाते हैं, 30 mmHg। कि जो ब्लड आ रहा है इसके अंदर जो कोलाइड्स है ना, इसके अंदर जो रुधिर कोशिका गुच्छ के अंदर है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। कितना, 30 mmHg। और इसकी और भी बात करें, और जो गुहा में उपस्थित निस्यंदन द्वारा भी, जो ये क्या है, बोमेन संपुट के अंदर है, ये लो, इस पार्ट से भी क्या होता है, इसके अंदर वापस क्या होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगता है। कौन सा अपोजिट डायरेक्शन में कितना प्रेशर लगता है, 20 mmHg। अब देखो, ब्लड बाहर से कितने प्रेशर से आ रहा था, स्पीड से आ रहा था, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा था, 30 + 20, अगर ये इसको 50 हो गया, ये 70 हो गया, तो कितना प्रेशर लग रहा है, 20 प्रेशर, 20 mmHg, 20 mmHg क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है। इस 20 mmHg को क्या बोलते हैं, इसके लिए अनुकूल प्रेशर। किसके लिए, जो इसका प्रेशर, किस प्रेशर पे आपसे पूछा जाए कि किडनी का पार्ट किस प्रेशर पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, तो 20 mmHg पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन कार्य करेगा। जो आप बोलते हैं शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब या नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कार्य करता है, जिसमें तरल प्लाज्मा या रुधिर पदार्थ बोमेन संपुट की गुहा में आते रहते हैं यहाँ पे से। ठीक है, कैसे कुछ छना हुआ पदार्थ कौन सा, ग्लोमेरुलस निस्यंदन कहलाता है।
कि इसके अंदर क्या होगा, जो यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक कहलाता है। और केशिका कुछ में रुधिर कोशिका उत्सर्जित तथा अन्य उपयोगी पदार्थ छनकर बोमेन की गुहा में जाने की क्रिया को परानिसंदन कहते हैं। अब क्या होगा, इस कोशिका गुच्छ से ब्लड क्या फिल्ट्रेशन हुआ, और फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा वापस। पहले तो इसके अंदर आ रहा था डायरेक्ट, फिर क्या होगा, यहाँ से आने के बाद में ब्लड क्या होगा, कुछ छना हुआ पदार्थ जो ब्लड है वापस निकल जाएगा, और कुछ छना हुआ पदार्थ था जो यहाँ पे आ जाता है इस कैविटी के अंदर या इस गुहा में आ जाता है। फिल्ट्रेट जो पार्ट फिल्ट्रेट हुआ है वो पार्ट यहाँ पे क्या स्टोर हो जाता है, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, परानिसंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पार्ट कहते हैं। किसको, इस वोमेन के इस पार्ट को, जहाँ से कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस से जो पार्ट छनकर आए उसे क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस या परानिसंदन पदार्थ कहेंगे। अब आ गया था वर्णात्मक पुनः अवशोषण या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, या हम बात करें कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या वर्णात्मक है, कुछ कलर कुछ पिगमेंट का फिल्ट्रेशन करना, ठीक है, वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हो।